Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Today is Tuesday. I am Drishti. Right, आज हम डिस्कस करेंगे आपके in the past couple of week जो इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे हैं वो there are couple of very important topics which are going to help you not only just in your GS paper 3 but also they'll provide you a holistic understanding how there has been a continuous economic slowdown in the Indian economy, right? हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, बैंकिंग, देयर इज अ योजना, अटल पेंशन योजना, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ऑल्सो मैं आपको दूंगी एक सीज द मेंस का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लिख के विच यू कैन पोस्ट ऑन इट ऑन आवर वेबसाइट एंड फ्रॉम देयर इट विल बी इवेल्युएटेड बाय आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स totally free of cost, right? So we are going to discuss all of this. उससे पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं क्या है. So let's see the index. पहला टॉपिक है इन्फ्लेशन टारगेटिंग. नाउ आरबीआई इज गोइंग टू कॉल इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड वहाँ से दे विल बी गिविंग एन आंसर वाई पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में जो इन्फ्लेशन टारगेट है ±2% का, राइट? अच्छा, आई होप यू गाइज हैव स्टडीड दिस टॉपिक ±2% का जो कॉन्सेप्ट है इन इकोनॉमी. नहीं करा है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल यहाँ पे, राइट? इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज गोइंग टू एक्सप्लेन वो पिछले 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में वाई देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ इट. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजिटल करेंसी. यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है. अकॉर्डिंग टू दिस अराउंड 7.3% ऑफ Indian population has a stake in digital currency and जो ये लिस्ट है this has been topped by Ukraine. ठीक है, तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे how this has evolved. We are going to discuss about Atal Pension Yojana. Atal Pension Yojana was started in 2015 and अभी रिसेंटली गजट में एक नोटिफिकेशन आया है. देयर हैव बीन चेंजेस इन द रूल पर्टेनिंग टू अटल पेंशन योजना फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022. तो हम वो डिस्कस करेंगे क्या चेंजेस हैं, क्या क्या इंपैक्ट्स आएंगे. अटल पेंशन योजना क्या है, एनपीएस के अंडर आपको टैक्स रिबेट इसमें कैसे मिलता है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस 4th टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स. अगर आप इंडियन मार्केट की बात करो तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. ठीक है ना, उर्जित पटेल कमेटी आई, नरसिम्हन कमेटी 1 आई, नरसिम्हन कमेटी 2 आई. सो हर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं. क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या उसको फॉलो करा गया, व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, हम वो सब डिस्कस करेंगे. ठीक है, बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड योर टुडेज क्वेश्चन फॉर सीज द मेंस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग. मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ क्या है, उसके बाद couple of topics, couple of points related to the same question we are going to discuss. उसके बाद आप अपना आंसर फॉर्म करिए. यू कैन पोस्ट इट ऑन आवर वेबसाइट. वेबसाइट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ से इट विल बी इवैल्यूएटेड एंड आप देख सकते हैं वेयर यू आर लैकिंग राइट नाउ इन योर आंसर राइटिंग, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड. जो आपका सीज द मेंस का क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म ऑफ आरबीआई and discuss the problems associated with this method of adjusting the monetary policy. ये आंसर आपको देना है in 150 words, right? Now इससे रिलेटेड कहाँ से न्यूज़ आई, why this has been in news and how this topic has evolved, वो डिस्कस करते हैं. Now आरबीआई बुलाएगी एक स्पेशल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, MPC मीटिंग, एंड दे विल हैव टू एक्सप्लेन वाई जो आपका एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या हुआ, महंगाई. लेमन टर्म्स में आप देखो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई. तो वाई द एवरेज रिटेल, रिटेल का मतलब क्या है, जो आपका नॉर्मल मार्केट इन्फ्लेशन है वो दैट हैज रिमेन्ड अबव द अपर टॉलरेंस लिमिट. जो अपर कैपिंग आरबीआई ने रख रखी है उसको ब्रीच कर गया है फॉर द पास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स. आपका एक प्रॉपर ग्राफ दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ से ये लिमिट ब्रीच करी थी, जुलाई में इसका क्या स्टेटस रहा है. बट दिस हैज बीन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर आरबीआई एंड एज पर द रूलिंग्स आरबीआई इज आंसरेबल टू पब्लिक. तो इसका पूरा क्या सिनारियो है वो देखते हैं, राइट? नाउ व्हाट इज रेपो रेट, सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज रेपो रेट. सो बेसिकली रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं, रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं. रीपर्चेज रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड्स. जब बैंक्स के पास पैसे की कमी हो जाती है वो आरबीआई से लेते हैं पैसे उधार
फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आरबीआई उस पर इंटरेस्ट लगाता है। इस पूरे प्रोसेस में देयर इज अ टर्म कॉल्ड रेपो रेट। सिमिलरली इससे ऑपोजिट जो होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, आपका बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमी का। आई होप यू गाइज हैव स्टडीड दिस। नाउ हाउ दिस इज डन? दिस इज डन बाय आरबीआई बाय बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम बैंक्स एट फिक्स्ड प्राइसेस। लेकिन इसका अग्रीमेंट होता है कि दे विल सेल देम बैक एट फिक्स्ड रेट। इफ आरबीआई ये चाहता है कि हम जो आपका बैंक्स हैं इनके लिए टू मेक इट मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, टू मेक इट मोर एक्सपेंसिव टू बोरो मनी, तो रेपो रेट इंक्रीज कर देते हैं एंड देयर इज अ वाइस वर्सा फिनोमिनन। नाउ योर रेपो रेट इम्पैक्ट्स ऑल अदर लेंडिंग रेट्स। अगर आपका रेपो रेट बढ़ जाता है, इट इम्पैक्ट्स योर होम लोन, एजुकेशन लोन, एवरीथिंग। बिकॉज अगर बैंक को इंटरेस्ट महंगे रेट पे मिल रहा है तो बैंक आपको इंटरेस्ट महंगे रेट पे देगा। क्यों? बिकॉज इवन बैंक का क्या मैकेनिज्म है, कुछ प्रॉफिट तो बैंक भी कमाएगा। सो समझ रहे हो, इट इज अ चेन रिएक्शन। आरबीआई आगे आपको उधार दे रहा है बैंक्स को महंगे रेट पे, आपके जो रेट्स हैं वो अगेन महंगे बन जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, तो आरबीआई रेपो रेट आपका रिड्यूस कर देता है। बैंक के सिमिलरली जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, पीपल दे प्रेफर गेटिंग मोर लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड सिमिलरली आपकी इकोनॉमी अकॉर्डिंगली रेगुलेट होती है। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। आई होप आपने इकोनॉमी की क्लास में पढ़ा होगा। सो नाउ दिस इज आउट ऑफ द वे, आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करो तो दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई अंडर द सेक्शन 45ZB। 45ZB के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ठीक है, द कमेटी इज चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। आई होप आप लोगों को पता होगा हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, प्लीज मेंशन इट इन कमेंट्स। नाउ बेसिक अगर आप मिशन देखो, what is the mission of monetary policy committee? The mission is fixing the benchmark policy interest rate, which is your repo rate, to restrain inflation। particular target level है आपका 2 to 6% का। ठीक है, तो ये 6% जो आता है ये प्लस माइनस 2% की रेंज में रहता है। ठीक है, 4 + 2 - 2। ठीक है, इस रेंज में रखते हैं। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इट कंडक्ट्स मीटिंग्स एटलीस्ट 4 times a year। ईच क्वार्टर में, हर क्वार्टर में आपकी एक मीटिंग होती है। नाउ अगर आप बैकग्राउंड देखो आरबीआई एक्ट का ऑफ 1934, तो दिस वाज अमेंडेड इन 2016 गिविंग इफेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। ये वाला जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है इसके लिए आरबीआई एक्ट वाज अमेंडेड 1934 was amended in 2016. Now ये जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है, दिस रिक्वायर्स द आरबीआई टू सबमिट अ रिपोर्ट टू यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे अगर इन्फ्लेशन टारगेट आपका ब्रीच में होगा फॉर 3 consecutive quarters। ठीक है, दीज आर द लेआउट्स जो आपके अमेंडमेंट ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर आप ये देखो, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक ग्राफ है। नाउ मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ सिंपल सा, कैसे ये फंक्शन करता है। ये आपको छोटे छोटे बार्स दिख रहे हैं। दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ठीक है, अब ग्राफ देखो, जनवरी में द इन्फ्लेशन रेट वाज 6.01। नाउ पीक ये कब करा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इट पीक्ड टू 7.79 एंड करंटली जुलाई में इट वाज द लोएस्ट ऑफ 6.71। लेकिन अगर आप देखो तो इट हैज ब्रीच्ड द रेट जो सीलिंग है, अपर सीलिंग, इन 3 quarters, Q1, Q2, Q3। तो ये जो ब्रीच है इसके लिए आरबीआई हैज टू गिव अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बुला रही है। नाउ इन्फ्लेशन टारगेटिंग की अगर हम बात करें, आरबीआई हैज अनाउंस्ड अ फॉर्मल रिव्यू ऑफ द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आफ्टर 6 years ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, जो फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, डिप्टी गवर्नर रहे हैं, उर्जित पटेल रिपोर्ट ऑफ 2014 ऑन इन्फ्लेशन एंड जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसके ऊपर एक फॉर्मल रिव्यू होगा। ठीक है, प्राइमरी गोल अगर आप देखो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, इट वाज टू कंटेन इन्फ्लेशन अराउंड एट 4%।
विद इन द अलाउएबल रेंज ऑफ 2 to 6%। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो आइडियल इन्फ्लेशन हम मानते हैं दैट शुड बी 4%, प्लस 2% हो सकती है ये, या -2% हो सकती है। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं 6 से ऊपर ना जाए और 4 से नीचे ना जाए। आई होप इतना क्लियर है आपको। नाउ अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करो तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, broadly 2 type of monetary policies which RBI follows. One is loose money policy, the second one is tight money policy. Now दोनों में डिफरेंस क्या है? जब इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, ठीक है, तो RBI लेके आती है लूज मनी पॉलिसी। What happens here is borrowing becomes easy, your consumer similarly buy more। जैसे मैंने आपको बताया, लेंडिंग रेट्स अपने बैंक कम कर लेगा, ठीक है, बोरोइंग इट विल बिकम इजी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा बैंक से उधार लेंगे, मनी रेगुलेट होगा मार्केट में, कंज्यूमर्स दिल बाय मोर स्टफ फ्रॉम द मार्केट, बिजनेसेस सिमिलरली एक्सपांड करेंगे, जब डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिजनेसेस एक्सपांड होंगे, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा मैन फोर्स लगेगी, ठीक है, ज़्यादा मैन पावर लगेगी, सो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एंड पीपल विल स्पेंड मोर एंड आपकी इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। नाउ सिमिलरली ये तो हो गई आपकी एक टाइप की मनी पॉलिसी। अगर हम दूसरी टाइप की मनी पॉलिसी की आपकी बात करें, दिस इज टाइट मनी पॉलिसी। यहाँ पे क्या होता है, रिसेशन के टाइम पे एप्लीकेबल होती है। क्या करा जाता है, बोरोइंग को डिफिकल्ट बना दिया जाता है। कैसे? आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हाइक कर दिया जाता है, बिकॉज अगर रेपो रेट बढ़ गया तो आपका जो लेंडिंग रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नाउ सिमिलरली व्हाट हैपेंस इज कंज्यूमर्स अकॉर्डिंगली दे बाय लेस स्टफ, देन बिजनेसेस दे पोस्टपोन देयर एक्सपेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है, देयर आर कंटिन्यूअस ले ऑफ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली इज रिड्यूस्ड अ लॉट। ठीक है, दिस हैपेंस। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। अब डिटेल देखते हैं हाउ inflation is actually caused. See, monetary policy is the major factor which impacts your inflation. कैसे? Excess supply of money आती है तो it leads to inflation. Excess supply of money आएगी, लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, businesses expand करेंगे, ठीक है, purchasing power बढ़ जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चीज़ों की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। Now ultimately क्या होता है, it decreases the value of your currency, ठीक है। Second reason, major reason which causes inflation is your fiscal policy, your higher borrowings, debt, higher borrowings, आपने मार्केट से पैसा लिया है, इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं उनसे पैसा लिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका है, अदर कंट्रीज ने आपके अंदर आके इन्वेस्ट करा है, सो हायर बोरोइंग्स, जिसका मतलब हम डेट लेके चलते हैं, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड टैक्सेस एंड एडिशनल करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी आरबीआई को। अल्टीमेटली ये जो रीपेमेंट है डेट की, इसकी वजह से जो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी है वो स्लम्प कर जाती है। नाउ देयर इज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। What happens is this increases in prices due to gap between the demand and supply। ये एक आपका बहुत ज़्यादा डिमांड पुल इन्फ्लेशन बना देता है, जो एक विशियस ट्रैप है जहाँ से निकलना it becomes really difficult। Next point, why inflation is caused is cost pull inflation, higher prices of goods, ठीक है, and services which is due to increased cost of production। इसकी वजह से आपकी inflation goes rocket high, sky high। अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट्स की बात करें, ठीक है, फॉरेन मार्केट्स जो एक्सचेंज बास्केट है आपकी, उसमें मेन 5 करेंसीज हैं। नाउ एक्सपोजर टू फॉरेन मार्केट्स इज बेस्ड ऑन डॉलर वैल्यू। चीफली अगर आप देखो, वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ऑल्दो देयर आर अदर करेंसीज इन आर एक्सचेंज बास्केट, बट मेजरली वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ डॉलर। नाउ फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट जो होती हैं, दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सिमिलरली अगर हम डिमांड सप्लाई गैप की बात करें, तो हाई डिमांड एंड लो प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज, इट क्रिएट्स अ डिमांड सप्लाई गैप, अल्टीमेटली विच लीड्स इन द हाइक ऑफ द प्राइसेस। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस हाउ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड। अब इन्फ्लेशन बढ़ गई, इफेक्ट्स ऑफ राइज इन इन्फ्लेशन रेट की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। इन्फ्लेशन, this could lead to your economic growth, ठीक है, this could lead to economic growth as this can be seen as the sign of rising demand. Now inflation could also further lead to increase in cost,
क्योंकि वर्कर्स की डिमांड जो है ये इंक्रीज हो जाएगी, वर्कर्स विल डिमांड फॉर इंक्रीज्ड वेजेस। सिमिलरली अगर आप देखो तो डोमिनो इफेक्ट चलेगा एंड सारे प्राइसेस इंक्रीज होते होते दिस इज गोइंग टू कॉज इन्फ्लेशन इन द मार्केट। नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो है दीज माइट बिकम लेस कम्पिटिटिव इफ जो आपका इन्फ्लेशन है विद इन द कंट्री इज हायर, इट कैन वीकन द करेंसी ऑफ द कंट्री एंड अल्टीमेटली ग्रीस में क्या रहा है, we all have seen it. There are a couple of countries which are going through really terrible times from past couple of years. Greece has been facing inflationary जो issues हैं, मे बी रीजन्स उनके डिफरेंट थे, सोशलिस्टिक स्पेंडिंग थी, वेनेजुएला में देयर हैव बीन डिफरेंट रीजन्स, बट रीसेंट एग्जांपल अगर आप देखो श्रीलंका, सो इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी कितनी खराब हो चुकी है। वी हैव एग्जाम्पल्स इवन इन आवर नेबरहुड। पाकिस्तान की तो खैर चलो बात ही क्या करें, डजंट रियली काउंट, बट श्रीलंका इज द वेरी recent example जो अभी आपको दिखाता है how much controlling inflation is important for economic stability of a country। ठीक है, now let's get ahead। प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो चेंजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू एडजस्ट द इंटरेस्ट रेट्स। Higher the interest rates, they decrease the demand in the economy. Now this results ultimately in the lower economic growth and therefore it lowers your inflation rate. Now if we control the money supply, this can also help in preventing your inflation. Similarly, higher income tax rates की बात करें तो they can reduce spending, hence this results in lesser demand and inflationary prices. Now introducing policies to increase the efficiency and competitiveness of the economy, this helps in reducing the long term costs. Now if we invest in long term investments, when for example when it comes to long term investments, spending money now for investments can allow कि inflation होगी जब future में, तब you can attain the benefits of it। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं आपके। आई होप इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो पूरा कंसेप्ट है आपको क्लियर है। व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, आरबीआई what monetary policies it follows, I have explained everything to you. Accordingly you can add a couple of more points from your side। आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते ही होंगे, हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था इसका। Similarly Indian Express में भी there was a very good article। I remember a couple of days ago Business Standard में भी also there was a very good article regarding this। So if you want you can read the topics from there itself। कुछ बहुत अच्छे टर्म्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छी लाइन्स वहाँ पे दी हुई हैं, यू कैन इनकलकेट दम इन योर आंसर्स एंड आप सीज द मीन्स का जो आपका क्वेश्चन है यू कैन फ्रेम द आंसर फॉर दैट, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक क्या है आपका, वाई दिस वॉज अ न्यूज। सो यूएन की जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट दी है रिसेंटली and they say 7.3% of India's population owns digital currency. Digital currency is still not 100% legal in India, ठीक है, तो this is somewhere थोड़ा सा in a gray area. Now considering other countries, Ukraine has topped the list जिसका शेयर है 12.7%। यूक्रेन कंसिडरिंग रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ है उसमें रेपरकशंस कितने आए हैं, एंड दिस माइट हैव टर्न्ड इनटू अ पैरेलल इकोनॉमी, केओटिक जो पूरा वहाँ का माहौल था, this might have come out to be a non-traceable asset for people, so this might be a chief reason itna Ukraine has topped the list. Now again second contender was Russia at 11.9%, then Venezuela का we all know कि inflation की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं, so again people have started moving to digital currency। then Singapore की बात होती है 9.4%, Singapore we all know it's a tax haven, there could be, see there are n number of reasons why people are investing in digital currency, reasons different हो सकते हैं, but the point is, the whole point is this is coming out to be a new parallel economy, ठीक है, new parallel economy बन के ये आ रहा है, and this is a totally
इंटरनेशनली अनरेगुलेटेड स्ट्रीम, अनरेगुलेटेड मार्केट, एंड यहाँ पे रेपरकशंस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें कंसर्न रहना पड़ेगा। नाउ केनिया की बात करें तो 8.5% है, एंड यूएस की बात करें तो 8.3% है। ये वाली चीजें, ये वाले जो चेंजेस हैं ये देखे जा रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। What is digital currency? Now, any means of payment which is purely in a form of, purely in electronic form. ठीक है, डिजिटल करेंसी की बात करो, मोस्ट पॉपुलर डिजिटल करेंसी जो अभी निकल के आई, जिसका यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, सताशी यामामोटो वाला। आई होप यू गाइज रिमेंबर, नहीं है तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, देयर यू कैन फाइंड द क्वेश्चन। नाउ डिजिटल करेंसी की बात करें, सो एनी मीन्स ऑफ पेमेंट दैट इज प्योरली इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, जो आपके ट्रांसफर्स हैं ये बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम से होते हैं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आपकी नेट बैंकिंग होती है। ठीक है, करेंसी इटसेल्फ इज अ डिजिटल करेंसी ऑल टुगेदर। नाउ वन वेल नोन जो आपको पता है क्रिप्टो करेंसी में बात करें तो इट इज बिटकॉइन, एंड इट हैज बीन इन न्यूज फॉर अ वाइल नाउ। नाउ बिटकॉइंस बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, आपने बिटकॉइन में पढ़ा होगा, एक बार क्विक रिविजन करा देती हूँ। ठीक है, पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। पीडीएफ में आपको ढंग से देखने को मिल जाएगा। नाउ माइनर्स दे क्रिएट बिटकॉइंस। ठीक है, दे यूज देयर कंप्यूटर्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ बिटकॉइन जो है दिस कम्स अंडर वर्ल्ड वाइड डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंडर आता है ये। नाउ बिटकॉइन एक्सचेंजेस जो हैं दीज ऑल्सो हैपन बिटवीन जो आपके कन्वेंशनल पैसा है, कन्वेंशनल करेंसी है, उसमें आप डॉलर्स दे के बिटकॉइन खरीद सकते हो। दिस हैज कम आउट टू बी वन ऑफ द चीफ ट्रेड्स दैट हैव बिन हैपनिंग इन द वर्ल्ड all over. ठीक है, now businesses what they do is they similarly create a wallet. जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल यूज पेटीएम वॉलेट, ऐसे एक बिटकॉइन वॉलेट आपका क्रिएट हो जाता है, एंड दिस इज रिलेटेड टू योर डिजिटल आईपी एड्रेस। ठीक है, नाउ ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन माइन कोई भी कर सकता है, ना इक्वेशंस उनके लिए स्पेशल सिस्टम्स लगते हैं जिनका प्रोसेसिंग बहुत स्लो बहुत फास्ट होनी चाहिए, एंड इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का ही खर्चा इतना आ जाएगा एक बिटकॉइन का कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट। सो पीपल हु डू बिटकॉइन माइनिंग, ठीक है, उनके लिए उसका इक्विपमेंट ही पूरा अलग होता है। ऐसा मत सोचना कि कल को मैं बिटकॉइन माइन करना शुरू कर देता हूँ, क्या रखा है, सरकारी एग्जाम तो होते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यूजर्स दे व्हाट दे डू इज दे डाउनलोड बिटकॉइन वॉलेट, एंड दिस एक्चुअली वर्क्स लाइक अ लिटिल ईमेल। जैसे ही एक ट्रांजैक्शन होती है, पूरी एक ब्लॉकचेन लॉगबुक होती है, हर एक ट्रांजैक्शन उसमें रजिस्टर होती चली जाती है। ठीक है, मैंने और डिटेल में प्रोवाइड करा है हाउ इट टोटली वर्क्स। दिस इज इररिलेवेंट टू आपका डिजिटल करेंसी टॉपिक, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई हैव प्रोवाइडेड इट इन पीडीएफ, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, प्लीज गो थ्रू इट एंड एक बार समझ लेना हाउ द एंटायर थिंग फंक्शंस। ठीक है, अ लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स आर देयर, प्लीज डू रिमेंबर यू डू नॉट हैव टू डू पीएचडी इन द सब्जेक्ट, यू जस्ट हैव टू राइट अ गुड आंसर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग उतना ही रिक्वायर्ड है, बाकी if you like to know more about it, there are n number of videos available on the YouTube by the experts, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, now what are the issues that are associated with digital currency, वो देखते हैं। Considering India में digital currency is not illegal yet, ठीक है, so if digital currency comes into play, people lose confidence in their core currency. इंडिया की core currency है रूपी। अगर सडनली क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज हो जाए एंड पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन ऑल टुगेदर, क्रिप्टो ऑल टुगेदर, तो पीपल विल लूज कॉन्फिडेंस इन रूपी। ठीक है, इंडिया की बात है तो रूपी कर रहे हैं, देन देयर इज डॉलर। ठीक है, whatever करेंसी है, तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस कैन बी देयर। अगेन इंडिया की साइबर सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। कंसिडरिंग इंडिया की क्या बात करें, हर्मिट हैज शोन इवन iOS का जो नेटवर्क है इट हैज बिन ब्रीच्ड, सो देयर आर ब्रीचेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरनेट लिंक्ड। ठीक है, तो आपके पास जो कैश इन हैंड वाली सिक्योरिटी है दैट डज नॉट कम। नाउ देयर इज लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, मैं अपने मन से अपना ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, नो वन एल्स इज कीपिंग अ वॉच ऑन इट, वो नहीं है। मेरा बैंक अकाउंट है, डिटेल्स आर जस्ट विद मी, ऐसा नहीं है, इट्स अ पब्लिक रिकॉर्ड। नाउ देयर कैन बी मिस्टेकन ट्रांजैक्शंस एंड उसका रेक्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है,
समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इफ बैंक में कोई मिस्टेकन ट्रांजैक्शन है, कोई मिस ट्रांजैक्शन हो जाती है, यू कैन एक्चुअली रिपोर्ट इट, बहुत बार रिफंड्स भी आ जाते हैं आपके। बट बिटकॉइन के केस में बिकॉज एवरीवन इज अननोन, सिर्फ आपको एक डिजिटल एड्रेस असाइन हो जाता है, तो वो चीज़ें रेक्टिफाई नहीं हो सकती। एंड बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस छोटी मोटी नहीं होती हैं। वन बिटकॉइन एक्चुअली कॉस्ट अ लॉट ऑफ डॉलर्स एज वेल, नॉट इवन रुपीज, तो दिस हैज़ टू बी टेकन इन कंसिडरेशन। नाउ रेगुलेटरी रिस्क है, कई डिजिटल करेंसीज हैं जो इंडिया में वैलिड नहीं है, ठीक है, इंडिया में लीगल नहीं है, बट दे आर लीगल इन अदर कंट्रीज। सो यहाँ पे जो आपका ब्लैक मार्केट है, ठीक है, टैक्स हेवंस हैं, वैसे ये एक्ट कर सकता है। पीपल कैन इन्वेस्ट देयर मनी इलीगली इन अदर जो आपके रिजॉर्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है। प्राइस वॉलेटिलिटी, इन्फ्लेशन राइज कर सकता है। सिमिलरली देयर इज लॉस ऑफ प्रिवेसी, अगर आप देखो ऑल टुगेदर, ठीक है, ये एक मेजर कॉज आया आपका निकल के। सेंट्रलाइजेशन ऑफ गुड्स मार्केट कॉज करेगा ये, ठीक है। नाउ कंसोलिडेशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, ये एक मेजर इशू निकल के आएगा। देयर इज गोइंग टू बी इरोजन ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, ठीक है। आपका सेंट्रल बैंक अगर वीक हो जाएगा तो अगर इकोनॉमी गिर गई तो सब कुछ गिर गया, कंट्री खत्म है फिर, ठीक है। आप कोई भी मेजर इकोनॉमी देख लो जिसकी इकोनॉमी खत्म हो गई, मेजर कंट्री देख लो, सो थिंग्स हैव गॉन बद से बदतर फॉर देम। तो ये एक आपका चीफ, अगर आप देखो, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस दैट हैव कम आउट। साइबर वॉरफेयर में एंगेज हो जाएंगे। यूक्रेन रशिया की टॉप रैंकिंग क्यों है? दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। बॉर्डर पे तो वॉर चल ही रहा है, बट देयर आर अदर मीन्स ऑफ वॉर एज वेल। साइबर वॉरफेयर, अगेन इजराइल हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, ठीक है। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे से पढ़ा है तो यू मस्ट नो द कॉन्टिन्यूस साइबर अटैक्स दैट हैव बीन हैपनिंग फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना, इजराइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स एविडेंट इनफ। देन एक्ट्स ऑफ गॉड जो होते हैं जिसमें इंश्योरेंस कवर्ड होता है आपका, वो एक बहुत मेजर इशू है जो एड्रेस नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द रीजंस दैट आर एसोसिएटेड विद डिजिटल करेंसी। अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज राइट अबाउट इट, ठीक है, ट्राई राइटिंग आंसर्स अबाउट इट। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है प्लीज मेंशन इट इन कमेंट्स, आई ट्राई टेकिंग इट अप इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। योर नेक्स्ट टॉपिक इज अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2015, ठीक है। तो एक तरह से जो सोशल सेक्टर सिक्योरिटी स्कीम थी ये फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बट इट वाज ओपन टू द अदर्स पीपल फ्रॉम अदर सेक्टर्स एज वेल, ठीक है, जो इनकम टैक्स के एम्बिट में नहीं आते थे। नाउ अटल पेंशन योजना का इन्वेस्टमेंट शुरू ज्वाइन करने की एज थी 18 ईयर्स एंड इसकी अपर कैपिंग जो रही है दैट हैज बिन 40 ईयर्स, ठीक है। सो 60 ईयर्स तक का है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो जब आप 18 साल के हो गए हो तब से। एंड जो लास्ट ज्वाइनिंग लिमिट है वो है आपकी 40 साल। अगर आप 18 साल की एज में ज्वाइन करते हो तो आप यू विल कॉन्ट्रीब्यूट टिल 42 ईयर्स। आपका मनी अलग रहेगा, मंथली पेंशन इतनी आएगी आपको, एंड राउंड अबाउट आपका रेट ऑफ रिटर्न इतना है। राउंड अबाउट अगर आप 20 साल के हो आप तब ज्वाइन करते हो तो आप कंट्रीब्यूट करोगे 40 साल तक, नेक्स्ट 40 ईयर्स तक, जब तक आप 60 के नहीं हो जाते। फिर आपको मंथली 5000 पेंशन आनी शुरू होगी। सिमिलरली अगर आप ये कैपिंग देखो, 40 साल के आप हो गए हो, आप अगेन कंट्रीब्यूट करना शुरू करोगे आप जब 60 साल के हो जाओगे तब तक। इंडिकेटिव जो आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा दैट इज 1454 bucks, ठीक है। अगेन मंथली पेंशन आएगी आपको 5000 की, एंड इंडिकेटिव रिटर्न जो है नॉमिनी तक को मिलेगा, स्पाउस को भी मिलता है, दैट इज 8.5 लाख रुपीज, ठीक है। नाउ गजट नोटिफिकेशन आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या कहा है कि इनकम टैक्स पेयर हैं दे विल सून बी डिसअलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है? इट इज PFRDA, ठीक है, PFRDA है, ये रेगुलेट करती है अटल पेंशन योजना। इट वॉज डेडिकेटेड टू द एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना क्या क्या है। नाउ असिस्टेंस थी, दिस वाज स्टार्टेड फॉर द असिस्टेंस ऑफ पुअर पीपल। सिक्योरिटी स्कीम थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप अटल पेंशन योजना में पैसा डालेंगे, कैसे डालेंगे वो मैंने आपको टेबल दिखा दिया, थोड़ा सा रफ आइडिया मिल गया। हाइलाइट्स क्या क्या थी स्कीम की? लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने पहले टेन्योर में
2015 में लॉन्च करी थी। पेंशन मनी आएगी आपकी 1000 से 5000 रुपए तक, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन यू हैव मेड। जो ग्राफ दिखाया था मैंने आपको, टेबल दिखाई थी, दैट वाज द अपर कैपिंग, ठीक है। नाउ कंट्रीब्यूशन इट स्टेज बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 years. वंस यू हैव क्रॉस्ड 40 years, उसके बाद आप इसमें पैसा नहीं डाल सकते हैं। 18 साल के बाद से आप इसमें पैसा डालना शुरू कर सकते हैं। नाउ बेनिफिट्स क्या है? फिक्स्ड पेंशन मिलती है जो ओल्ड एज में आएगी आपको 1000 से 5000 तक की, बिटवीन 18 to 40 years. नाउ अटल पेंशन स्कीम जो है, यू कैन ओपन इट एनी बैंक, ठीक है, इट इज ओपन इन ऑल बैंक होल्डर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डालती है आपका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर 500 रुपए आप डाल रहे हो तो 500 रुपए ही इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी। देर आर सर्टेन कंडीशंस पर्टेनिंग टू इट, बट 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। नाउ पेंशन की जो एज है, इट स्टार्ट्स व्हेन यू बिकम 60 years. जब आप 60 साल के हो जाते हो तब आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी। इन केस ऑफ योर डेथ, आपका जो स्पाउस है, आपके जो बेटर हाफ है, उनको ये सारी स्कीम का पैसा पेंशन मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप अटल पेंशन योजना के बारे में आपको चीजें क्लियर है। नाउ डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। द को कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अवेलेबल है फॉर 5 years। 5 साल तक गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करेगी। एंड फॉर दोस्त जो कवर्ड नहीं है बाय एनी स्टैट्यूटोरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड इनकम टैक्स जो नहीं पे करते, नहीं पर पे करने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो डिफॉल्टर है नहीं पे करते, मतलब जिनकी इनकम टैक्स स्लैब उतनी नहीं है कि वो इनकम टैक्स पे करें, ठीक है, तो उनके लिए ये स्कीम निकाली गई थी। रेगुलेटिंग बॉडी आई हैव टोल्ड यू, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDA है, ठीक है। नाउ इट वाज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री, सारी स्टेट सारी यूटीज में एप्लीकेबल है ये। एंड जितने भी बैंक्स हैं सब में आप ये खोल सकते हो, हु आर नॉट अंडर एनी सोशल स्टैट्यूटोरी स्कीम, ठीक है। नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू प्रोवाइडेड, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड गारंटीड पेंशन। इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर सब्सक्राइबर विल रिसीव अ मिनिमम गारंटीड पेंशन ऑफ 1000 to 5000 bucks, ठीक है, 60 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्ट्रीब्यूशन। आप जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे उसकी भी एक अपर कैपिंग है, उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। नाउ सेम पेंशन मिलेगी स्पाउस को डेथ के टाइम पे। एंड जो आपका टोटल पेंशन है इसका आपको राउंड अबाउट लमसम मनी भी मिलेगा वंस यू हैव अचीव्ड दैट पर्टिकुलर एज बार, ठीक है। इसमें काफी सारी डिटेल्स हैं दैट वेन एवर यू विजिट योर बैंक, नियर बाई बैंक, अगर आप अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुलवाते हैं अभी तो यू विल कम टू नो, ठीक है। नाउ बेनिफिट्स क्या है? ओल्ड एज में यू विल गेट अ रेगुलर पेंशन, सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा आपका। देयर इज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड पेंशन, फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, ऐसा नहीं है कि इट इज फ्लक्चुएटिंग विद इन्फ्लेशन। ऑल्सो जैसे आपको नेशनल पेंशन स्कीम में टैक्स रिबेट मिलता है, सिमिलरली इफ यू इन्वेस्ट, इफ यू कॉन्ट्रीब्यूट, इफ यू ओपन एन अकाउंट इन अटल पेंशन योजना, तो आपको ये वहां से भी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें, एनी सिटीजन हु इज और हैज बिन इनकम टैक्स पेयर, ये एलिजिबल नहीं है अटल पेंशन योजना ज्वाइन करने के, ठीक है। अगर आपका इनकम का स्लैब 5 लाख से ऊपर है, जो स्टैंडर्ड इस साल का रेट है अगर मैं वो मान के चलूं, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन अटल पेंशन योजना। ये रूल कब से इफेक्ट में आएगा? 1 अक्टूबर 2022 से। नाउ हाउएवर दे विल रिसीव द मनी एक्यूमुलेटेड इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, ठीक है। जो आपने पहले से, जिन लोगों ने पहले से रजिस्टर कर रखा है उनको उनका पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनका पैसा चला गया। नाउ इनकम टैक्स पेयर की अगर हम बात करें, बाय डेफिनेशन इनकम टैक्स पेयर इज समवन हु इज लायबल। अगेन इनकम टैक्स हु डज नॉट पे इनकम टैक्स का मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स डिफॉल्टर है, इट मीन्स हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स अंडर योर IT एक्ट ऑफ 1961 विच इज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम का क्या मतलब है? हर बजट में जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब होती है, जो रिवाइज होती है, दैट इज व्हाट इट मीन्स हेयर, ठीक है। फ्रॉम अमेंडमेंट उसका ये मतलब है, ठीक है जी। नाउ आज आप डिस्कस करते हैं आपका आज का 4th और लास्ट टॉपिक विच इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। आई होप अटल पेंशन योजना वाला आपको टॉपिक क्लियर है, बिकॉज ये न्यूज में है अभी। 1 अक्टूबर से ही चेंजेस आएंगे, तो वी कैन एक्सपेक्ट शायद इस पे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मेंस में एक आंसर मिल जाए, ठीक है। अब देखते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स क्या है, ठीक है।
Why this was in news? This was in news because RBI ने अभी recently warn करा है that the big bank privatization of public sector banks, मतलब जो बहुत speedily, बहुत forcefully अभी हम private sector banks की तरफ मुड़ रहे हैं, public sector banks को हम privatize कर रहे हैं, that could actually cause more harm than good in the long run. ठीक है, रिपोर्ट आई है, एक बार सारे प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस इसका बनता है. पहले देखते हैं व्हाट डज प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक मीन्स. प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बेसिक बात करें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जिसमें जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होता है वो प्राइवेट एंटिटी हो जाती है. ठीक है, सो डी नेशनलाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है. Now privatization में the government it ceases to be the owner of entity or business. Government might give the 100%, give away the 100% shares to private banks, या government might retain थोड़ा बहुत share depending upon how much profit making entity या what conditions government wants, but majority stakes government के पास नहीं रहते हैं. Now it is being done to bring, because ये एक notion है, it will bring more efficiency and objectivity to the company, which गवर्नमेंट कंपनी का जो अगर आप बेसिक देखो, एनी PSU उनका मनी मेकिंग एजेंडा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली अगर बेसिक आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बात करो, BSNL के रेट्स जो होंगे, कॉलिंग रेट्स, वो कंपैरेटिवली एयरटेल से कम होंगे. नाउ BSNL डज नॉट फोकस ऑन मनी मेकिंग मशीनरी, एयरटेल गिव्स यू अ बेटर नेटवर्क. ठीक है, एयरटेल, वोडाफोन, एनी सेल्यूलर नेटवर्क आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं. माई पॉइंट इज PSU से अगर आप प्राइवेट एंटिटीज की बात करो, सो बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन मनी मेकिंग, सो दे डू प्रोवाइड यू विद बेटर सर्विसेज. ठीक है, मोर वर्क एफिशिएंट होते हैं. तो सारा वही लॉजिक है वाई दे हैव बिन प्राइवेटाइजिंग बैंक्स. नाउ India went for privatization when LPG reforms were introduced in 1991. हमने अपनी इकोनॉमी को खोला था. ठीक है, नाउ इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी तब से चेंज हुई, तब से प्राइवेटाइजेशन को हमने बढ़ावा दिया. नाउ अगर हम नीड की बात करें, व्हाई प्राइवेटाइजेशन वाज नीडेड, सो देयर वर अ हाई अमाउंट ऑफ एग्रेवेटेड अमाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स amid pandemic, particularly amid जो आपका कोविड वाला एरिया है. इवन बिफोर कोविड अगर आप देखो, स्ट्रेस्ड एसेट्स की जो बैलेंस शीट है दैट हैज बिन राइजिंग कॉन्टिन्यूसली, लेकिन यहाँ पे NPA जो है आपका बहुत बढ़ गया था. NPA का बेसिक मतलब क्या हुआ, सी स्ट्रेस्ड एसेट की डेफिनेशन और NPA की डेफिनेशन अलग है. बाय डेफिनेशन डेज का रेगुलेशन होता है, वो आप देखेंगे, मेरे को कमेंट्स में मेंशन करके बताएंगे NPA और स्ट्रेस्ड एसेट में क्या डिफरेंस है. बट मैं आपको लेमन टर्म्स में बताऊं, मैंने किसी को उधार दिया, उस बंदे ने मेरे को वो पैसा वापस देना था इन अ गिवन लिमिटेड टाइम पीरियड, लेकिन वो पैसा मेरे पास वापस नहीं आ रहा है. उसने मेरा उधार वापस नहीं करा, ना इंटरेस्ट पे कर रहा है, ना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा है, एंड अल्टीमेटली वो मेरा लॉस हो गया. ठीक है, सो बैंक्स आर फेसिंग ऐसा ही लॉस ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. तो जो आप टोटल बैलेंस शीट देखो, देयर हैव बिन लॉट ऑफ NPAs एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स. ठीक है, स्ट्रेस्ड एसेट्स जो है वो बेसिकली होते हैं विच हैव अ हाई चांस ऑफ टर्निंग इनटू NPAs. ठीक है, नाउ टू स्ट्रेंथन द स्ट्रॉन्ग बैंक्स एंड टू मिनिमाइज ये वाले नंबर्स, प्राइवेटाइजेशन का जो है एजेंडा वो पुश करा जा रहा है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज वेलफेयर, वाइल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का इज मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है, मोस्टली बैंक्स आपके MNCs होते हैं, देयर आर मल्टीनेशनल बैंक्स. ठीक है, MNBs होते हैं. सो इनका बेसिक जो आप देखोगे एक एजेंडा होता है मनी मेकिंग. पब्लिक सेक्टर बैंक्स का क्या था, आपका जो फिनेंशियल पेनिट्रेशन है, ये बेसिक एजेंडा था. तो दोनों की वर्किंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. नाउ लेस इफेक्टिव बैंक्स जो हैं, इनको मर्ज करके, आपस में मर्ज करके इनमें बेटर मैनेजमेंट इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करी गई, बट दिस हैज़ नॉट बिन वेरी सक्सेसफुल. नाउ अ कपल ऑफ ईयर्स अगो SBI ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए अपना एक अलग ब्रांच खोली थी. इफ़ यू रिमेंबर, महिला बैंक के नाम से खोला गया था, उसका हेड ऑफिस वॉज इन मुंबई, लेकिन बिकॉज इट वॉज अनसक्सेसफुल उसको दोबारा से SBI में मर्ज कर दिया गया. सो थिंग्स हैव हैपेंड, दे हैव ट्राइड इंकलकेटिंग वेरियस मेजर्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं. नाउ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस प्राइवेट बैंक्स के केस में उतना नहीं रहता है, लेट्स बी रियलिस्टिक, रहता है बट उतना नहीं रहता है जितना
आपकी गवर्नमेंट बैंक्स के केस में रहता है। तो एक इसके लिए भी प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी टू द शेयर होल्डर्स। नाउ अगर बैंक्स की कंडीशन होगी तो FDI जो बाहर से कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वो बढ़ेगा। इट वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी दो रही हैं, दोनों हैव बिन अबाउट बैंकिंग रिफॉर्म्स, Narsimhan Committee 1 and Narsimhan Committee 2. Now it proposed 33% government stake. Similarly, PJ Nayak committee आई that said ये below 50% रहना चाहिए। Now RBI का जो वर्किंग ग्रुप कमेटी है, उन्होंने भी सिमिलर लाइंस पे इस चीज़ को पुश करा है। सो इफ अगर आप देखो सारी रिपोर्ट्स इसी चीज़ में फेवर कर रही हैं कि 100% जो कंट्रोलिंग एंटिटी है गवर्नमेंट, वो अपना कुछ शेयर या तो प्राइवेट बैंक्स को दे या 100% प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश करे। नाउ एक मेजर रीजन इसका क्या कहा जा रहा है, बेटर यूज ऑफ प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रहेगी बाय प्राइवेट बैंक्स। सी अगेन टेलीकॉम का एग्जांपल बताती हूँ आपको। BSNL है, BSNL का नेटवर्क कितना खराब है। ठीक है, आप कॉल ड्रॉप्स होंगी, लैग्स होंगे, बहुत इश्यूज आते हैं। तो BSNL का नेटवर्क ही बाकी प्राइवेट एंटिटीज यूज करती हैं, बट समहाउ दे आर एबल टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। क्या रीजन है? यही रीजन है, दे यूज द टेक्नोलॉजीज इन बेटर वे। रेड टेपिज्म नहीं रहता है वहाँ पे। ठीक है, डूइंग थिंग्स इज कंपैरेटिवली ईजियर। हर चीज़ के लिए आपको हाई कमांड से परमिशन की जरूरत नहीं है। एन नंबर ऑफ रीजन्स है। गवर्नमेंट जो एंटिटीज है उनकी बहुत सारी ना मजबूरियाँ हो जाती हैं, बट द पॉइंट इज एंड में जो एंड कस्टमर है उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। सो उन चीज़ों को हटाने के लिए प्राइवेटाइजेशन से चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। नाउ जो रिपोर्ट आई है, जो RBI ने कहा है, उन्होंने की फाइंडिंग्स उनकी क्या रही हैं। नाउ प्राइवेट सेक्टर, ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर इज एफिशिएंट इन प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहे हैं दे आर बेटर इन प्रमोटिंग योर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल पेनिट्रेशन। गांव-गांव में भी अगर आप देखो तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत अच्छा रहा है। नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करो तो कैटलाइजिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स दे हैव बीन एबल टू डू इन लो कार्बन मार्केट्स। ठीक है, जो आपके ग्रीन बॉन्ड्स की बात करते हैं हम, पेरिस एग्रीमेंट की बात हुई, INDC की बात हुई। ठीक है, सिमिलरली हमने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली कंट्रीज के साथ एक स्कीम निकाली थी इंडिया ने, इंडिया पुश्ड फॉर इट, फ्रांस वॉज द कोलैबोरेटिंग नेशन, उसमें 2015 में हमने वो स्कीम पुश करी थी। क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आई होप आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा प्लीज ब्रश इट अप, इकोनॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो वी हैव बीन एबल टू प्रमोट ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ग्रीन ट्रांजिशन इन कंट्रीज जैसे कि ब्राजील, चाइना एक्सेट्रा, यूरोपियन यूनियन में भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया। नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करो तो दे वर नॉट एंटायरली गाइडेड बाय प्रॉफिट मेकिंग मशीनरी, जो मैंने आपको बताया। अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन जितना आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स करवा पाए हैं उतना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं करवा पाए। ठीक है, दे हैव बीन गाइडेड बाय जो आपके पब्लिक सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हैं, PSL नॉर्म्स हैं, उनके अंडर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए मजबूरी हो जाता है लोन्स देना, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर बाउंड टू, दे आर एक्चुअली बेसिकली देयर टू हेल्प आउट पीपल। ठीक है, दोनों की ऑपरेटिंग जो इंचार्जेस हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। नाउ PSB की लेंडिंग की बात करें तो रिसेंट ईयर्स में आप देखो कि डिस्पाइट नॉट बीइंग अ मनी मेकिंग मशीनरी, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी जो बैलेंस शीट्स देखो तो डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट कोविड, उनका भी जो जो बैलेंस शीट है वो उतनी बुरी नहीं है। इन द मार्केट दे हैव अचीव्ड अ गुड मार्केट कॉन्फिडेंस। ठीक है, डिस्पाइट जितना मर्जी आप क्रिटिसिज्म ले लो, दे हैव डन रिमार्केबली वेल। नाउ ग्रेजुअल अप्रोच अगर आप देखो प्राइवेटाइजेशन की, दिस वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट ये पूरा जो वॉइड है एकदम फाइनेंशियल इंक्लूजन का वॉइड ना हो एंड एकदम से गवर्नमेंट पूरे मार्केट से विड्रॉ ना कर ले, सो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इतनी इम्पैक्ट ना हो, बट एक रैपिड जो पुश मिल रहा है उसकी वजह से शायद हार्म हो जाए। नाउ देयर हैव बीन रीसेंट मेगा मर्जर्स ऑफ मेजर public sector units which have resulted in consolidation of sector, which ultimately has created stronger and more robust competitive banks. 2020 की बात करो, गवर्नमेंट ने मर्ज करे अराउंड 10 नेशनल बैंक्स एंड 4 मेजर लेंडर्स जो थे। नाउ सिमिलरली ये
नीचे ले आया किसको, जितने आपके इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनके नंबर को ये 12 पे ले आया। सिमिलरली और रिफॉर्म्स क्या लिए गए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई, जिसमें बेसिक इसका जो आपका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था कि बैलेंस शीट थी, बैड लोन्स जो थे उसको कम करा जाए, उसकी जो वैल्यू है उसको कम करा जाए फ्रॉम बैलेंस शीट। ठीक है, बैड बैंक्स आई होप यू नो क्या है, इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट आपने करा हुआ होगा, नहीं करा तो प्लीज सी इट, इवन इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है। सिमिलरली रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट करा गया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नैपफिड की बात करें तो दिस वुड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव चैनल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। नाउ अगेन ये एसेट लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। ना गवर्नमेंट कर रही है प्राइवेटाइजेशन पे फोकस, वाई, दे वांट टू मिनिमाइज द गवर्नेंस। गवर्नमेंट के पास रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं, रेलवेज हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो ऐसी चीजें हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज could do well, so government is trying कि वहां से अपना हाथ खींचे ताकि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो रिलेटिवली मोर कॉम्पिटेंट हैं, जहाँ पे कंपटीशन हो सकता है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग वहाँ पे गवर्नेंस कम करके प्राइवेट सेक्टर्स एंटिटीज को बढ़ावा दिया जाए। सिमिलरली पब्लिक बैंक्स का कंपेयर करो आप तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, सो गवर्नमेंट चाह रही है कि मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी रहे ताकि एफडीआई इन्वेस्टमेंट अच्छा हो। ना स्ट्रेस्ड एसेट की बात करें तो एनपीएस जो है उनका हम चाह रहे हैं कि जो एनपीए का फिगर है वो कम आए। अगेन एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी जो है पूरी वो, सिमिलरली मर्जर ऑफ बैंक्स, एन नंबर ऑफ रिफॉर्म्स इसके लिए लेके आए गए हैं। ना प्राइवेटाइजेशन की बात करो तो ये तो हमने डिस्कस करे व्हाई गवर्नमेंट इज पुशिंग, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर। नाउ आर्ग्यूमेंट्स अगेन की बात करें द कॉन्स, नाउ परफॉर्मेंस कंसर्न्स निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल लक्ष्मी विलास बैंक में देखो क्या हुआ, ऑपरेशनल इश्यूज, आईसीआईसीआई बैंक का जो डूबियस लोन्स हैं, सैंक्शंस रहे, ठीक है, इनकी जो सीईओ थी वो काफ़ी टाइम अब्सकॉन्डेड भी रही। सिमिलरली अभी येस बैंक दिवालिया हो गया था, उसका केस इज प्रिटी रीसेंट, प्रिटी वेल नोन। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव नॉट बिन लाइक फूल प्रूफ पीछे, तो थोड़े से कंसर्न इनके भी हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट बैंक से भी आज तक किसी का पैसा लेके भागे नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ा एक जो इशू ऑफ ट्रस्ट है कि सरकार नहीं जाएगी कहीं, दैट हैज टू स्टे। नाउ दिस मूव की अगर आप बात करो, दिस विल रिजल्ट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, जितना आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन अब तक हुआ है उसको ये रिड्यूस कर देगा। पीपल विल बी अफ्रेड, जो गांव के गरीब लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, हु डू नॉट अंडरस्टैंड फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, दे विल बी रिलक्टेंट इन इन्वेस्टिंग इन बैंक्स एंड अल्टीमेटली आप देखो तो दिस इज गोइंग टू प्रमोट क्रोनी कैपिटलिज्म। नाउ दिस मूव, ये जो मूव है, दिस विल रिमूव योर फॉरेन जो सॉवरेन गारंटी बिहाइंड है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के डिपॉजिट्स में, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें जो गारंटी देती है, ठीक है, कोई भी बॉन्ड है आपको एनी गवर्नमेंट बैंक इशू कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक कर रहा है, एसबीआई कर रहा है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है, ठीक है, ओरिएंटल बैंक कर रहा है, ये एनी बैंक जो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर इशू कर रहा है उसके पीछे आरबीआई की बैकिंग है। बट अगर ये मूव हो जाता है, अगर 100% प्राइवेटाइज कर देते हो तो ये बैकिंग हट जाएगी, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू निकल के आएगा। जिस बंदे ने आज से 10 साल पहले, आज से 2 साल पहले बॉन्ड लिया है, अगर आप 100% प्राइवेटाइज कर दोगे उसके पास ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा एंड अगेन मार्केट में केओटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है, एक इशू ये। नाउ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एनपीएस हो जाएगा। अभी तो क्या है, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी शीट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, नंबर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बट इस केस में कहा जा रहा है हो सकता है एसेट क्वालिटी रिव्यू है जो आरबीआई द्वारा वो खत्म कर दिया जाए एंड जो बैंक्स हैं दे माइट कुक देयर बुक्स एंड एनपीए की जो फिगर्स हैं उसको एट मच रिड्यूस्ड रेट्स दिखाएं, सिर्फ दिखाएं। सो इवन इफ अ बैंक इज रनिंग अंडर लॉस, आपको ये शायद दिख जाए कि द बैंक इज रनिंग अंडर प्रॉफिट। नाउ सक्सेसफुल डिसइन्वेस्टमेंट के कंसर्न्स हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, आई होप आपको ये टॉपिक पता है, नहीं पता प्लीज ब्रश इट अप। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो गोल है वो डिफीट हो जाएगा, ठीक है, जो प्रायोरिटी लेंडिंग टारगेट्स हैं आपके वो मीट नहीं हो पाएंगे। नाउ
नॉन शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंटल जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वायलेशन ऑफ DPSP रहेगा, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रहेगा, विच कम्स अंडर आर्टिकल 38. सिमिलरली जो प्राइवेटाइजेशन है, दिस इज गोइंग टू श्रिंक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द कैटेगरी पीपल वेदर इट इज SC ST OBC. ठीक है, सिंस प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं रहता है. ठीक है, सो दिस टॉपिक जो है आपका प्राइवेटाइजेशन का कंक्लूड्स योर टुडेज सेशन ऑफ इकोनॉमी. आई होप जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं वो सारे आपको क्लियर है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मेंशन देम इन कमेंट्स. आई विल ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच. बाय बाय.